हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्वेश्चन फॉर डी फार्मेसी एंड बी फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम। तो अगर आप अपने फार्मासिस्ट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही बेनिफिट करेंगे आपको आने वाले अपने एग्जाम्स के लिए। एमसीक्यू नंबर देखेंगे 16 to 20, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, एक्सप्लेनेशन पे आप जरूर ध्यान दें, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं एक्सप्लेनेशन से। चैनल को बच्चों अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर दिखाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए डिस्कस करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे आज कि देखिए, कुकिंग गैस में मेनली किस तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है कुकिंग गैस में? एसिटाइलिन एंड हाइड्रोजन, मीथेन एंड इथेन, इथाइलिन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड और ब्यूटेन एंड प्रोपेन। आंसर है इसका ऑप्शन डी, ब्यूटेन एंड प्रोपेन प्रेजेंट होते हैं हमारे किसमें? कुकिंग गैस में। इस तरह के गैस सिलेंडर तो सबके घरों में होंगे। तो यही इसमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? इसको कहा जाता है, देखिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। ये क्या होता है? इसमें फ्लेमेबल मिक्सचर होते हैं। इसमें तीन तरह के बेसिक एजेंट्स का हाइड्रोकार्बन गैसेस जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन एंड प्रोपाइलिन। तो यहाँ प्रोपेन एंड ब्यूटेन हमारे ऑप्शन में था, और इसमें और क्या प्रेजेंट होता है? प्रोपाइलिन भी प्रेजेंट होता है। ये एलपीजी जो होती है, देखिए, ये फ्यूल गैस होती है मोस्टली हीटिंग अप्लायंसेस, जहाँ पर भी हमें फ्लेम की ज़रूरत पड़ती है, आग की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर इस तरह की गैस फिल की जाती है इस तरह के इक्विपमेंट्स में। जैसे हमारे घरों में जो गैस होती है उनमें, व्हीकल्स यानी जो वाहन वगैरह होते हैं जो हम चलाते हैं रोड पे, उनमें भी देखी जाती है एलपीजी के। आपने सुने होंगे, बहुत सारे ऑटो रिक्शा बनाए थे, बहुत सारी जो बस होती है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो भी एलपीजी के बनाए जाते हैं। तो यही था इस क्वेश्चन के बारे में कि एलपीजी में कौन सी गैस होती है, कुकिंग गैस में कौन कौन सी गैस होती है। तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन होते हैं, उसके साथ ही प्रोपाइलिन भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए, फॉर मोस्ट लिक्विड्स विस्कोसिटी, ज़्यादातर लिक्विड्स के लिए विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। इनमें से क्या इंक्रीज होने के बाद प्रेशर इंक्रीज होता है, तब टेम्परेचर इंक्रीज या सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है तो विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पहले ध्यान से आप ऑप्शन देख लीजिए, करेक्ट आंसर देख लीजिए। आंसर इसका ऑप्शन डी 1 and 3। तो देखिए, सबसे पहले विस्कोसिटी क्या होती है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो हमारा जो वाटर होता है, पानी, सबसे इसकी सबसे कम विस्कोसिटी होती है, ये आसानी से बह सकता है, फ्लो हो सकता है। अगर हम बात करें सिरप, यानी आप अपने घर में हनी का, शहद का एग्जांपल ले लें, तो इसकी क्या होती है? हाई विस्कोसिटी होती है, मतलब थोड़ा सा ये गाढ़ा होता है, ये इतनी आसानी से फ्लो नहीं कर सकता है जितनी आसानी से हमारा वाटर फ्लो करता है, इसलिए इसको हाई विस्कस कहा जाएगा। अब ये हाई विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, विस्कोसिटी अगर किसी भी लिक्विड पे प्रेशर लगाया जाए या उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा हो तो उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है। तो यही हमारा क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए, टेम्परेचर आपको दिखाया गया है, तो जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है विस्कोसिटी टेम्परेचर के। जब लो टेम्परेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का तो वो हाईली विस्कस होता है, और जब हाई टेम्परेचर होता है सब्सटेंस का तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। यानी अगर हम बात करें, अगर हम हनी की बात कर लें, किसी सिरप की बात कर लें, तो अगर आप उसको मेल्ट करेंगे, गैस पे रख के थोड़ा सा उसको मेल्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो फिर आसानी से फ्लो होने लगेगी। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी कम हो गई है टेम्परेचर बढ़ने पे। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, तीनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रेशर और सरफेस टेंशन विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जबकि टेम्परेचर विस्कोसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है, देखिए, इनमें से तीनों ही स्टेट ऑफ मैटर में किस स्टेट ऑफ मैटर में इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस फिक्स्ड होता है? वेपर, गैस, लिक्विड या सॉलिड? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी। सॉलिड्स में क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस फिक्स्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझ लें, तो मान लीजिए एक स्टोन है, उसको आपने एक जार में रखा है। अब ये स्टोन जो है, देखिए, रिजिड है, अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा है,
फिक्स्ड शेप का है, यहीं पर आपको यहाँ ही बताया गया फिक्स्ड शेप है, और इसका वॉल्यूम मतलब जितना ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो भी फिक्स्ड ही रहेगा। अगर हम लिक्विड की बात करें तो देखिए ये रिजिड नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं है इसके मॉलिक्यूल्स, इसकी कोई फिक्स्ड शेप भी नहीं है, क्योंकि अगर इसी लिक्विड को इस जार से निकाल के दूसरे जार में निकाल रख दिया जाए जो कि कोनिकल शेप का है तो ये कोनिकल फॉर्म ले लेगा। तो फिक्स्ड शेप भी नहीं है, बट इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, इसके वॉल्यूम में कोई भी अंतर नहीं आएगा। अगर इसको दूसरे वेसल में भी ट्रांसफ़र किया जाए उतना ही रहेगा। बट अगर हम गैस की बात करें तो देखिए ये ना ही रिजिड है, ना ही इसका कोई फिक्स्ड शेप है, और ना ही इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, क्योंकि अगर इसको किसी भी कंटेनर में आप डालेंगे तो इससे ये वेपोराइज हो जाएगी, उड़ जाएगी हवा में। तो फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है। तो सिर्फ एक सॉलिड ही ऐसी चीज़ होती है, सिर्फ सॉलिड ही ऐसा एक स्टेट ऑफ मैटर होता है जहाँ पर सब कुछ आप देख रहे हैं फिक्स्ड एंड रिजिड है। इसलिए इसका आंसर था ऑप्शन डी, सॉलिड्स। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है इनमें से किस एजेंट को यूज़ किया जा सकता है एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड सोडियम या हीलियम गैस। आंसर है देखिए इसका ऑप्शन डी। तो देखिए तीनों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ कूलेंट न्यूक्लियर रिएक्टर में। अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये पूरा ही न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस होती हैं इसमें, किस तरह से सारी ही चीज़ों को बैलेंस किया जाता है इसके अंदर। यहाँ पर आपको इस डायग्राम में यही दिखा रहे हैं। इसमें कूलेंट का क्या काम होता है? देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर हम बात करें तो ये रिमूव करता है हीट फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर। जो भी हीट बन रही है न्यूक्लियर रिएक्टर में, यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी इन प्रोसेस के दौरान, तो उस हीट को रिमूव करना और उसको ट्रांसफ़र कर देना कहाँ पर? इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स में। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ से इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स में ट्रांसफ़र कर देना, एंड फाइनली एनवायरनमेंट में उसको रिलीज़ कर देना। इसका काम होता है कूलेंट का। तो यही तीनों काम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड सोडियम एंड हीलियम, इन तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। इसके कोर में देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर का जो कोर होता है उसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेशन हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रोसेस हो रही है, केमिकल प्रोसेस। तो उसी कोर को, न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर को कूल करने का काम करते हैं इसी तरह के कूलेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछ रहे हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इनमें से किसे कहा जाता है? प्लाज्मा, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्लाज्मा को कहा जाता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब हमारी थ्री स्टेट ऑफ मैटर तो सभी को पता है, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होती हैं। फोर्थ स्टेट क्यों होती है ये प्लाज्मा? क्योंकि ये बियॉन्ड दिस, ये तीनों ही स्टेट के बियॉन्ड होती है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको समझाएं तो ये एक आइस का एग्जाम्पल है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। जब इस पे थोड़ी सी हीट बढ़ी, जब आइस मेल्ट हो गई तो आइस है ये हमारी लिक्विड बन गई। एग्जाम्पल ये हमने वाटर का देखा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सॉलिड स्टेट कंपैक्ट है, मॉलिक्यूल ये जो लिक्विड स्टेट है थोड़ी सी फ्लूइडाइज्ड हो गई है। और ज़्यादा अगर एनर्जी बढ़ी तो ये जो लिक्विड है ये कन्वर्ट हो गया किसमें? गैस में, यानी स्टीम में कन्वर्ट हो गया। आयंस जो है देखिए फ्रीली मूव कर रहे हैं। अगर इसको भी और ज़्यादा हीट किया जाए, इसमें और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड की जाए इस गैस स्टेट को, तो ये बन जाएंगे क्या? देखिए आयोनाइज्ड गैस स्टेट। और ये एग्जांपल आप देखते हैं स्टार्स में दिखता है और सन में हमें दिखते हैं इस तरह की प्लाज्मा स्टेट। तो यही है देखिए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जहां पर ये जो आयोनाइज्ड गैस होते हैं देखिए इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स के इक्वल नंबर प्रेजेंट होते हैं। सन का अगर आप एग्जांपल देखें यहाँ पर तो हमारे सन में प्रेजेंट होती है इसी तरह की फोर्थ स्टेट। इस वाली फिगर में भी आपको यही सारा समझाया गया है स्टेट के बारे में, प्लाज्मा के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आई होगी अच्छे से जो भी हमने आपको टॉपिक समझाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करें कुछ इसी तरह के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट दिखाएं अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर कोई भी सवाल है आपके मन में तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।